जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग मेन लाइन आईपीओ जो कि 12 जुलाई को ओपन होने जा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों कंपनी का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों ये इसकी ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रे मार्केट में अभी जो जीएमपी है वो 15 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन 60% के अभी से शो कर रहा है। इसीलिए दोस्तों इस कंपनी का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स इसीलिए हम इस वीडियो में इस आईपीओ से रिलेटेड सारे ही जितनी भी चीजें हैं उन सभी को कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले कंपनी के बारे में समझेंगे कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है और आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स, साथ ही आईपीओ का टाइम टेबल, आईपीओ के लॉट साइज, आईपीओ के रिजर्वेशन स्टेटस को भी जानेंगे। साथ ही आईपीओ के लॉट साइज के साथ साथ प्रमोटर होल्डिंग और कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी चेक करेंगे। साथ ही दोस्तों की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को भी जानेंगे। और सबसे एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि जिस भी सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी है, जैसे दोस्तों ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी है, फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी है, तो इसमें कुछ अलग रेशियोज को हमें चेक करना होता है वैल्यूएशन के लिए, साथ ही फाइनेंशियल्स को चेक करने के लिए। तो हम उन सारे ही रेशियोज को चेक करेंगे और साथ ही इसका पीयर कंपैरिजन करेंगे। साथ ही दोस्तों इस आईपीओ से रिलेटेड और इस कंपनी से रिलेटेड जो स्ट्रेंथ है, रिस्क है, सभी चीजों को इस पूरे ही डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और बाकी सारे जितने ही आईपीओज हैं उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। पर दोस्तों इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। दोस्तों एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2016. Utkarsh Small Finance Limited is a small finance bank in India and recorded the second fastest AUM मतलब asset under management growth in financial year 2019-2020 among small finance bank with AUM of more than 50 billion। तो दोस्तों more than 50 billion का asset under management को कंपनी मैनेज करती है। साथ ही ये सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। और अभी तक देखने को मिला है दोस्तों कुछ पास्ट, अगर हम कुछ सालों की बात करें कि स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज की ही बात करने करें तो काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी चेक कर सकते हैं। साथ ही इस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक तो खुद ही सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। एंड द बैंक एक्सटेंड्स इस फैसिलिटी टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस टू असिस्ट देम विद देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। द सर्विस ऑफर्ड बाय उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इंक्लूड अकाउंट्स एंड डिपॉजिट्स, cards, insurance and investment, loans and way to banks. And customer to Utkarsh Small Finance Bank can avail features like top-up, balance transfer facilities, hassle-free processing with easy documentation process, avail loan up to 50 crores and tenure up to 30 years, and efficient eligibility for salaried and self-employed individuals। तो दोस्तों मेनली कंपनी का जो काम है वो माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड जो लोन्स होते हैं वो एमएसएमई कंपनीज को, सैलरीड पर्सनल्स को, सेल्फ एम्प्लॉयड जो इंडिविजुअल्स होते हैं। अब दोस्तों जो जिन जगहों तक, जो रूरल एरियाज तक बैंक की रीच नहीं होती, वहां ये स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटे छोटे लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जो इंडिविजुअल्स हैं या जो छोटी कंपनी है उनको डेवलपमेंट और ग्रोथ के अवसर मिलते हैं, लोन के रूप में अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे देश में भी विकास होता है। साथ ही इस तरीके की जो कंपनी है उनके भी जो फाइनेंशियल्स है वो काफी सुधरते हैं और इस तरीके की कंपनी भी ग्रो करती है, लोग भी ग्रो करते हैं और साथ ही देश भी ग्रो करता है। तो दोस्तों इनका बिजनेस मॉडल काफी बढ़िया नजर आ रहा है। एंड द एसेट्स प्रोडक्ट ऑफ द एंटिटी इंक्लूड्स माइक्रो बैंकिंग लोन्स, joint liability groups loans and individuals loans, साथ ही रिटेल लोन्स, अनसिक्योर लोन्स एंड सिक्योर लोन्स, होलसेल लैंडिंग जिसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, हाउसिंग लोन विद फोकस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, एंड वहीं कमर्शियल व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, साथ ही गोल्ड लोन। तो दोस्तों जो लोन्स ये देते हैं उसमें माइक्रो बैंकिंग फाइनेंस लोन्स हैं, रिटेल लोन्स हैं, होम लोन जिस तरीके से होता है वो है, होलसेल लैंडिंग लोन्स हैं, हाउसिंग लोन्स हैं, कमर्शियल व्हीकल पे लोग लोन्स लेते हैं वो भी है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन्स हैं, गोल्ड लोन्स। तो छोटे छोटे जितने भी लोन्स होते हैं सारे इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड कराना, और जब भी किसी को पैसे की मदद हो तो इस तरीके के जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वो काफी असरदार साबित होते हैं और काफी मदद करते हुए नजर आते हैं। साथ ही दोस्तों अब इससे रिलेटेड बाकी चीजों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो 12 जुलाई को ये आईपीओ ओपन होगा, 14 जुलाई को इसकी क्लोजिंग रहने वाली है। आप देख सकते हैं कि जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग डेट है वो 12 और 14 की डिसाइड की गई है। लिस्टिंग की अगर हम बात करें दोस्तों तो लिस्टिंग इसकी जो है वो 24 जुलाई को आपको देखने को मिलेगी। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 19 जुलाई को। वहीं दोस्तों इसका जो रिफंड है वो आपको 20 जुलाई को देखने को मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो दोस्तों 21 जुलाई को शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग जैसा कि हमने दिखाया कि 24 जुलाई को रहने वाली है। दोस्तों 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है। वहीं अगर प्राइस की बात करें तो 23 to 25 पर शेयर का प्राइस डिसाइड किया गया है। अब दोस्तों प्राइस इतना छोटा रखा गया है तो ये बहुत ज्यादा रिटेल जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैसिव सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। बाकी तो दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफी शानदार हैं, वो हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। लॉट साइज की बात करें तो 600 का लॉट साइज रहने वाला है। टोटल इशू साइज 500 करोड़ का है, जिसमें दोस्तों फ्रेश इशू ही सारा का सारा है, मतलब 500 करोड़ का ही ऑफर फ्रेश इशू है। इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ
आईपीओ रहने वाला है जिसकी लिस्टिंग बीएसई एनएसई में दोनों में ही रहने वाली है। दोस्तों क्यूआईबीज के लिए 75% का कोटा रिजर्व किया गया है, एचएनआईज के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है, वहीं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए भी 10% का कोटा इसमें रिजर्व किया गया है। दोस्तों अगर आप रिटेल कैटेगरी से एक लॉट के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 15,000 रुपीज का। वहीं अगर आप रिटेल कैटेगरी से मैक्स 13 लॉट के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 1,95,000 रुपीज का। अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से लॉट्स 14 लॉट्स यानी 8,400 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो जो अमाउंट लगेगा वो है 2,10,000 रुपीज का। दोस्तों वहीं अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी से एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो आपको 67 लॉट्स के लिए एप्लीकेशन लगाना होगा, मतलब 40,200 शेयर्स के लिए, और जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 10,05,000 रुपीज का। दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्री इशू में प्रमोटर होल्डिंग 84% की थी जो कि पोस्ट इशू में घट करके 69.28% की रहने वाली है। फिर भी दोस्तों काफी एक डिसेंट फिगर है। अब दोस्तों सबसे जरूरी पैरामीटर को डिस्कस कर लेते हैं, वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है या फिर वीक है। तो चलिए दोस्तों एक एक कर कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स में आप देखेंगे कि कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल एसेट्स लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। 9,404 करोड़ के थे, फिर 12,137 करोड़ के हुए, ऐसे बढ़ करके 19,117 करोड़ से टोटल एसेट्स कंपनी के पास अभी हैं। वहीं दोस्तों रिवेन्यू भी कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। 1,406 करोड़ से बढ़ करके 2,804 करोड़ का हो गया है। तो 3 सालों में ही कंपनी ने अपने टोटल रिवेन्यू को 2 गुना से बढ़ा लिया है, जो कि काफी बढ़िया पॉइंट नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप देखेंगे एक बहुत ही जरूरी डेटा होता है और इसमें आपको थोड़े से फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। 186 करोड़ के थे, फिर 111 करोड़ के हुए तो थोड़ा सा डाउनफॉल नजर आया, फिर उसमें और भी ज्यादा डाउन हुआ और 61 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने दर्ज किया। और उसके बाद अभी रिसेंटली अगर कहें तो 404 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने अर्न किया है। तो इसमें काफी एक कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं अगर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंपनी ने लगातार बढ़ाए हैं, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। अब दोस्तों क्योंकि एक फाइनेंशियल सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी है तो इसमें हम डेट या फिर बोरोइंग को दूसरे तरीके से देखते हैं कि कंपनी के पास जितना कंपनी ने डेट लिया हुआ है, मतलब कंपनी के पास उतना पैसा लोगों का है और कंपनी डेट दे रही है लोगों को। तो दोस्तों डेट के रूप में मतलब जो बाकी कंपनीज होती हैं उसके कंपैरिजन में इसका जो बिजनेस है वो उल्टा होता है, अपोजिट होता है कि अगर हम डेट लेते हैं तो दूसरी कंपनी, अगर कोई भी कंपनी है, मान के चलिए एफएमसीजी सेक्टर की एक कंपनी है, तो उसके पास अगर डेट है तो उसको हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि उसको पे करना है। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है जिसके पास डेट या फिर बोरोइंग शो कर रही है तो वो डेट दिया हुआ डेट है जिसपे उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो ये काफी पॉजिटिव होता है। तो इसके पास जो डेट या फिर बोरोइंग है वो काफी बढ़िया एक तरीके से हम कह सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के बेसिस पर। तो अगर 8.03 का है तो ये काफी बढ़िया पैरामीटर है। और वहीं अगर बाकी सेक्टर्स की हम बात करें तो ये 0 के अप्रॉक्स होना चाहिए। अगर 0.5 से ज्यादा है तो ये कंसर्न वाला फैक्टर हो जाता है, जो कि इसके लिए ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 4.52 का अर्निंग पर शेयर है, जो कि काफी बढ़िया है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी काफी बढ़िया है, 20.22% का रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी कंपनी ऑफर करती है। चलिए अब बाकी डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि हम एक एक कर सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। तो टोटल इनकम आप देख सकते हैं कि टोटल इनकम लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, अप्स एंड डाउन देखने को मिले हैं। अर्निंग पर शेयर कंपनी का बढ़िया है। टोटल एसेट्स लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। टोटल बोरोइंग कंपनी की बढ़ रही है। इक्विटी शेयर कैपिटल की अगर बात करें तो काफी अच्छे से ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे जरूरी चीजों पे आते हैं, की मैट्रिक्स पे आते हैं। अगर डिपॉजिट्स की बात करें तो कंपनी के पास 2,193 करोड़ का था, वही अभी वो बढ़ करके 5,969 करोड़ का हो गया है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो भी कंसिस्टेंटली कम होता हुआ नजर आ रहा है। नेट मार्जिन का काफी अच्छी सस्टेन की हुई है, 8.21 था, फिर 10 के अप्रॉक्स पहुंचा और अभी 8.64 है, तो ये भी काफी बढ़िया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 104 के अप्रॉक्स है। एंड दोस्तों रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो ये भी काफी 2.38 का था, अभी रिसेंटली थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया है, क्योंकि ये सिर्फ जो डेटा है वो सितंबर क्वार्टर तक का है, तो 1.52% का है। सबसे जरूरी जो डेटा होता है वो होता है काशा रेशियो को चेक करना, साथ ही ग्रॉस एनपीए को चेक करना, जब भी हम किसी फाइनेंशियल सेक्टर और फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल सेक्टर को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों काशा रेशियो होता है कि किस तरीके से कंपनी के पास जो कह सकते हैं कि जो सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है वो है। तो ये 5.31% के थे, फिर 10.01% के हुए, 13.51% के हुए और बढ़ करके अभी 14.46% का जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं दोस्तों प्रोविजन कवरेज रेशियो की बात करें तो ये भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बढ़िया चीज है। वहीं दोस्तों कॉस्ट टू इनकम की बात करें तो कॉस्ट टू इनकम 79 था, 52 पे आ गया है, जो कि काफी बढ़िया है कि थोड़ा सा कम किया है। ग्रॉस एनपीए जितना कम हो उतना बढ़िया है, और गवर्नमेंट का भी काफी ज्यादा फोकस यही है दोस्तों कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं वो जितना ज्यादा
कम हो जाए उतना ज्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी भी नजर पड़ती है कि इसमें जो फ्रॉड होने के चांसेस हैं, जो डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं, वो उतने कम हो जाते हैं, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर कम है तो उतना ही फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते हैं। तो इसने भी अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लगातार कम किया है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। 1.85% था, फिर 1.39% हुआ, फिर घट करके 0.71% रह गया और अभी रिसेंटली ये 0.64% पे आ गया है, जो कि काफी बढ़िया है। अब दोस्तों पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें, सबसे बढ़िया बैंक जो है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है। उत्कर्ष फाइनेंस बैंक का 9.40 का है, जो कि डिसेंट नजर आ रहा है। उसको छोड़ दें अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को, तो बाकी के कंपैरिजन में काफी डिसेंट नजर आ रहा है। टोटल इनकम की अगर बात करें तो 57 बिलियन की टोटल इनकम का स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। वहीं उत्कर्ष का भी अभी 17.3 बिलियन तक का मैनेजमेंट एसेट पहुंच चुका है। वहीं पैट रेशियो की अगर बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 101 का है, जो कि काफी बढ़िया नजर आ रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बहुत एक जरूरी और इंपॉर्टेंट डेटा होता है। इससे ये पता चलता है कि कैपिटल के बेसिस पे कितने एसेट्स बैंक के पास पड़े हुए हैं, एक्चुअल एसेट्स कितने हैं। तो उस कंपैरिजन में 21 और 20 से ऊपर का जो डेटा होता है, जो रेशियो होता है, वो काफी बढ़िया होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस बेसिस पर भी ये काफी बढ़िया नजर आ रहा है। और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर आप देखें तो बाकी के कंपैरिजन में, जैसे इसका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का 2.70 है और उत्कर्ष का 3.70 है, बाकी का सबका नॉर्मल अप्रॉक्स 3 के अराउंड ही चल रहा है। तो उस हिसाब से भी एक रीजनेबल आप कह सकते हैं कि इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रेशियो है। अब दोस्तों सबसे जरूरी एक और चीज होती है कि इस आईपीओ से रिलेटेड और इस कंपनी से रिलेटेड क्या स्ट्रेंथ है और क्या रिस्क रह सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी आईपीओ या किसी कंपनी में सारे ही अच्छे पॉइंट्स हो। तो चलिए एक एक कर स्ट्रेंथ और रिस्क को भी डिस्कस कर लेते हैं। द बैंक हैज इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट and have a strong rural and semi-urban franchise, and they have rapidly growing deposits, and their total deposits have risen at CAGR of 54.48% from financial year 18 to 21. And Utkarsh Small Finance Bank is spread across 18 states and union territories and cover 179 districts in rural and semi-urban areas. They have superior risk management process and good asset quality. तो दोस्तों सबसे एक जरूरी डेटा ये भी होता है कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, कितनी तेजी से ये बैंक बढ़ रहा है। तो आप देखिए कि सालाना 54.48% से ये ग्रो हो रहा है। साथ ही दोस्तों माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट जिसमें ये डील करता है उसमें काफी अच्छे लोन देता है। साथ ही 18 स्टेट्स को कैटर करता है, 179 डिस्ट्रिक्ट तक इनकी रीच है। जैसा कि मैं कह रहा था कि स्मॉल स्मॉल एरियाज जहां तक नॉर्मल जो बड़े बैंक होते हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनकी रीच नहीं होती, वहां जाकर के लोन्स प्रोवाइड करना, उनको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना जैसा इनका काम है, जो कि इनकी स्ट्रेंथ में आता है। अब अगर रिस्क की बात करें, द उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इज सब्जेक्ट टू हाई अमाउंट ऑफ रेगुलेशंस which is not followed will have adverse effect on the business and operations, and the volatility in interest rate risk to inability to manage the interest rate risk with negatively affect the net interest margin of the bank, and the customers of the bank are concentrated in the state of Bihar and UP। तो मेनली कंसर्न वाला फैक्टर जो है वो ये है कि ये भले ही 18 स्टेट्स को कैटर करता है, लेकिन मेन इसका जो कंसर्न एरिया है वो बिहार यूपी है। इसको और भी ज्यादा ग्रो करना होगा। साथ ही जो एक नेट इंटरेस्ट रेट होता है उसमें अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन करता है अगर ये बैंक आगे को, तो दोस्तों ये एक थोड़ा सा फाइनेंशियल में एक अफेक्ट डालता है हमेशा ही। जो बुक्स होती हैं उनमें काफी ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। रिस्क को भी हमने डिस्कस किया, सारे ही रेशियोज को हमने डिस्कस किया। आप सबसे जरूरी डेटा को डिस्कस कर लेते हैं जो कि है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के अनुसार अभी से 60% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों क्योंकि एक स्मॉल साइज का आईपीओ है, 25 का ही एक नॉर्मल शेयर प्राइस रहने वाला है, तो रिटेल में तो खलबली मचने वाली है इस आईपीओ को लेकर के और काफी एक मैसिव डिमांड देखने को मिलने वाली है। ये आईपीओ 12 जुलाई को ओपन होगा, 14 जुलाई इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अब दोस्तों क्लोजिंग डेट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि क्लोजिंग डेट तक जो सब्सक्रिप्शन निकल करके आता है और उस दिन तक जो जीएमपी शो करता है, साथ ही जो एंकर इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका कितना इंटरेस्ट नजर आता है, बाकी इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, रेशियो सभी में कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है। तो उस डेट पर हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें कितने लॉट से अप्लाई करना है। इस कंपनी में हमें अप्लाई तो जरूर करना है क्योंकि कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है। तो दोस्तों अब बाकी भी जो आईपीओस हैं उनके भी करंट जीएमपी को डिस्कस कर लेते हैं। तो काका इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो 81.03% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। ड्रोन डेस्टिनेशन के 84.62% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। दोस्तों एक की क्लोजिंग 12 जुलाई को है, एक की क्लोजिंग 13 जुलाई को है। इन दोनों पे डेडिकेटेड वीडियो हमने अपलोड किया है। प्लीज आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें और हमारी बनी आईपीओ पे प्लेलिस्ट को भी चेक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं दोस्तों एक्सेलरेट बीएस इंडिया की बात करें तो 22.22% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। दोस्तों जिस भी आईपीओ में नेगेटिव में जीएमपी नजर आ रहा हो, सब्सक्रिप्शन ना फुल्ली सब्सक्राइब ना हो पा रहा हो, तो उस आईपीओ को डायरेक्ट ही रिजेक्ट कर दें, उसमें कभी अप्लाई ना करें। जैसे कि अल्फा लॉजिक इंडस्ट्रीज है, इसको आप मतलब इग्नोर कर सकते हैं। सैनको गोल्ड ये आईपीओ क्लोज हो गया है, ये काफी अच्छा आईपीओ था जिसमें एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन 36.28% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं। त्रिद्या टेक की बात करें तो 28.57% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं।
साइंट इंडिया के 53.58% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। तो ये तो दोस्तों हो गया कि सारे आईपीओ के अभी ग्रे मार्केट में कितनी डिमांड नजर आ रही है और जीएमपी किस हिसाब से ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों हम इस चैनल में अपने इस चैनल में सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं। आप देख सकते हैं कि सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस हमने किया हुआ है। साथ ही दोस्तों प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है जिसमें आप एक एक कर प्लेलिस्ट वाइज चेक कर सकते हैं कि आईपीओ से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप आईपीओ के प्लेलिस्ट पे लैंड कर सकते हैं। आपको ऑडियो बुक सुनना पसंद है तो हम फाइनेंस रिलेटेड जो बहुत ही बेस्ट सेलर्स बुक्स हैं और बहुत ही अमेजिंग बुक्स हैं जैसे रिच डैड पुअर डैड है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स है, साथ ही एटॉमिक हैबिट्स है जिससे आपको साइकोलॉजी डेवलप करने में भी काफी हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों इस तरीके की हमने समरी भी अपलोड की हुई है। साथ ही ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड सारे वीडियोस, आप बेसिक से ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग सीख सकते हैं। साथ ही जितने भी तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं जैसे आप 5 ईएमए को यूज करना हो गया, बॉलिंजर बैंड को यूज करना हो गया, डार्वेक्स बॉक्स स्ट्रेटेजी को यूज करना हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सारी ही चीजों को डिटेल में कवर किया हुआ है हमारे इस चैनल में। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप बेसिक से स्टॉक मार्केट को सीखना चाहें, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो सारी की भी हमने पर्टिकुलरली प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आप जरूर उसे चेक करें, हमारे चैनल को जरूर चेक करें, विजिट करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।